हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी एक बार फिर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम फिर एक दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे जीके जीएस का, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल रूप से हम चला रहे हैं। और हालांकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल और जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने मंत्री वसस्कार को बुद्ध से परामर्श लेने के लिए भेजा था, वज्जी पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो वज्जी गणराज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए वज्जी गणराज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने मंत्री वसस्कार को बुद्ध से परामर्श लेने के लिए भेजा था? तो चार विकल्प दिए गए हैं और पहला विकल्प क्या है? अजातशत्रु। दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है बिंदुसार और फोर्थ विकल्प दे रखा है शिशुनाग। तो क्या लगा देंगे? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो मगध के शासक थे, इन्होंने अपने मंत्री वसस्कार को बुद्ध से परामर्श लेने के लिए भेजा था वज्जी संघ पर, जो वज्जी संघ था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसके बाद बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिंबिसार के बारे में क्या पढ़ेंगे कि बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई। हर्यक वंश की स्थापना की गई। और बिंबिसार का ही पुत्र है कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि जो अजातशत्रु है, ये प्रथम व्यक्ति था जो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की, जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रथम पितृहंता। प्रथम पितृहंता कहा जाता है। प्रथम पितृहंता कहा जाता है। इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। इसके बाद बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि बिंदुसार किस वंश से संबंधित था? यह भी मगध का राजा था। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? क्या कह देंगे? मौर्य वंश से संबंधित था बिंदुसार। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुसार किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो मौर्य वंश है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो क्या कह देंगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी मदद से? तो कह देंगे चाणक्य। चाणक्य की मदद से। चाणक्य की मदद से की थी। किसकी मदद से की थी? चाणक्य की मदद से की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना। और चंद्रगुप्त का ही पुत्र है कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र था कौन? बिंदुसार। चलिए, इसके बाद है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग था, इसने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। शिशुनाग वंश की स्थापना करी। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे सारी जानकारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? तो जो महाजनपद युग था प्राचीन काल में, जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, जो महाजनपद युग है उस काल में उज्जैन की राजधानी क्या थी? तो क्या कह देंगे? ओ अवंती, कौशल, मगध और पांचाल। चार विकल्प दिए गए। तो क्या कह देंगे? अवंती। अवंती किसकी राजधानी थी? उज्जैन की राजधानी थी। महाजनपद काल में अवंती उज्जैन की राजधानी थी। इसके बाद महाजनपद काल से संबंधित इंपोर्टेंट बात याद रखनी है कि प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में महाजनपद की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लेता है। तो क्या कह देंगे? 16। प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी भारत के अंदर? क्या कह देंगे? 16। या कह सकते हैं कि भारत प्राचीन काल में 16 महाजनपद में विभाजित था। इसके बाद महाजनपद से संबंधित दो बात और याद रखनी है कि जो महाजनपद है इससे संबंधित दो ग्रंथ हैं। भगवती सूत्र, एक ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, और दूसरा जो ग्रंथ है वो याद रखना है अंगुत्तर निकाय। क्या याद रखना है?
अंगुत्तर निकाय। ये जो दो ग्रंथ हैं, इनमें जो भगवती सूत्र है ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जो अंगुत्तर निकाय है ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है तो क्या कह देंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो भगवती सूत्र है इससे क्या जानकारी मिलती है? जो महाजनपद हैं, जो 16 महाजनपद हैं, जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद का जनपद की सूची मिलती है। जो 16 महाजनपद हैं इनकी सूची प्राप्त होती है। और जो अंगुत्तर निकाय है इससे क्या जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद का, 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। जो 16 महाजनपद हैं इन सभी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। जो 16 महाजनपद हैं इनकी सूची कहाँ से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। मतलब कहने का यह है कि भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों ही ग्रंथ महाजनपद से संबंधित हैं, जो 16 महाजनपद हैं, और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है भैया। इसके बाद जो मगध है, मगध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि मगध की राजधानी क्या है? तो क्या कह देंगे? मगध की राजधानी, मगध की राजधानी है ग्रह ब्रज, ग्रह ब्रज, ग्रह ब्रज या राजगृह, या राजगृह। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। एक उसके बाद एक दूसरी भी राजधानी मगध की बनी, पाटलिपुत्र। क्या कह देंगे? पाटलिपुत्र। कमेंट में बताएंगे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बताया? फटाफट कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बताया। बढ़िया क्वेश्चन था, सारी जानकारी याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं, वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी, या रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी, या कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। तो क्या कह देंगे? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। कलकत्ता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। इसके बाद जो रिचर्ड वेलेजली हैं इनसे संबंधित एक और बात याद रखनी है कि इन्हें भारत के अंदर सहायक संधि, भारत में इन्हें सहायक संधि के लिए जाना जाता है। जो भारत में सहायक संधि की प्रभावी रूप से लागू करा वो वेलेजली ने करा, याद रहेगा। इसके बाद अगला एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित क्या बात याद रखनी है कि जो वारेन हेस्टिंग है ये कौन थे? भारत के वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम के द्वारा इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो कह देंगे रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1773 के द्वारा। इसके बाद है लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या बात याद रखनी है? भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम, भारत के प्रथम वायसराय थे। वायसराय किस अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो कह देंगे अधिनियम 1858। 1858 के एक्ट के द्वारा, 1858 के एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। मतलब जब नई लोकसभा गठित हो जाती है तो जो उस समय वर्तमान में लोकसभा चालू है उसका जो अंतिम सत्र है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कह देंगे, लैम डक। लैम डक का प्रयोग किया जाता है, लैम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ एक और ऑप्शन दिया गया है प्रोटेम ये प्रोटेम स्पीकर है, ये गलत टाइप हो रहा है। प्रोटेम प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या बात याद रखनी है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है तो क्या कह देंगे, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो कह देंगे राष्ट्रपति करता है। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन होते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है वरिष्ठता के आधार पर। और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सदस्यों को क्या करते हैं, अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं लोकसभा के अन्य सदस्यों को। इसके बाद है कोरम। कोरम से संबंधित क्या बात याद रखनी है, कोरम माने मिनिमम संख्या, किसी सभा की बैठक कराने के लिए मिनिमम संख्या। तो अगर लोकसभा की बात करूं या राज्यसभा या स्टेट स्तर की बात करें तो विधानसभा, और अगर किसी स्टेट में विधान परिषद है तो विधान परिषद, इन चारों में ही जो गणपूर्ति कोरम है वो कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, या विकल्प में मिलता है 10%, 1/10 या 10%। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में कोरम की ये व्यवस्था है कि कितना गणपूर्ति कोरम होना चाहिए, 10% होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले किसी पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट का कोरम कितना होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जो गणपूर्ति कोरम है वो कितना होना चाहिए, तो क्या कह देंगे, उसके लिए 1/10 की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या व्यवस्था है, 1/3। सुप्रीम कोर्ट का जो गणपूर्ति कोरम है वो कितना होता है, 1/3 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं, जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत जो भाग 9 में व्यवस्था की गई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका कोरम कितना होता है, तो क्या कह देंगे, इनका कोरम कितना होता है, 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्राप्त करती है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्राप्त करता है, करता है हो जाएगा, कितने प्रकार की निधियां प्राप्त करता है। तो विकल्प में दे रखा है, क्या 5 प्रकार की करता है, क्या 2 प्रकार की करता है, क्या 3 प्रकार की करता है, क्या 4, ये 2 बार टाइप हो गया, यहाँ 4 है, 4 प्रकार की करता है। तो क्या कह देंगे, 3 प्रकार की निधियां प्राप्त करता है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की निधियां प्राप्त करता है। कौन कौन सी निधि प्राप्त करता है, देखो, एक होती है लोक लेखा निधि, लोक लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि। और दूसरी, नंबर 2, संचित निधि। क्या कह देंगे, संचित निधि, संचित निधि। और नंबर 3, आकस्मिक, आकस्मिक निधि। क्या कह देंगे, आकस्मिक निधि। नंबर 3, आकस्मिक निधि। तो 3 प्रकार की निधियां भारत के संविधान में केंद्र सरकार को प्राप्त हैं, लोक लेखा निधि, संचित निधि, आकस्मिक निधि। अगर संचित निधि से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है, अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ ले तो क्या कह देंगे, संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है, तो क्या कह देंगे, संसद का होता है। और आकस्मिक निधि से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में काम करती है, तो क्या कह देंगे, किसके नियंत्रण में होती है, तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में फैली हुई है? बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में फैली हुई है? बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश और बिहार, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है गुजरात और राजस्थान। तो क्या लगा देंगे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इन दोनों राज्यों में बकिंघम नहर गुजरती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि यदि नहर की बात कर रहे हैं तो नदी जल, यदि नदी जल से संबंधित विवाद है, नदी जल का विवाद है, क्वेश्चन ये पूछा गया है पेपर में, नदी जल का विवाद है, तो इसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी? क्या ऑप्शन देगा, क्या केंद्र सरकार सुनवाई करेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट, या उस स्टेट की हाई कोर्ट? तो क्या कह देंगे? सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, ना किसी स्टेट की हाई कोर्ट में की जाएगी, बल्कि कहाँ सुनवाई होएगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इस पर फैसला करेगी, केंद्र सरकार इसकी सुनवाई करती है। यदि किसी नदी के जल से संबंधित दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे सारी जानकारी, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी बतानी है, कौन सी है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कर्णाली नदी, त्रिशूली नदी, अरुण नदी, या ये गलत है, तैमूर नहीं है, यहाँ कुछ और ऑप्शन है, तिमेयर करके कुछ है, ये गलत ऑप्शन है, गलत टाइप हो गया। तो कौन सी नदी है? कर्णाली नदी है। क्या कह देंगे? कर्णाली नदी है। जो कर्णाली नदी है, इसे एक और नाम से जानते हैं, कर्णाली हो सकता है तुम्हें सुनने में अजीब सा लग रहा हो, लेकिन आप इस नदी का नाम जानते हैं, इसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा, या कहीं घाघरा मिलता है, कहीं घग्गर मिलता है, घग्गर, घग्गर नदी। अगर उद्गम स्थल पूछ ले, अक्सर नदियों के उद्गम स्थल पूछे जाते हैं, तो उद्गम स्थल अगर पूछ ले तो क्या कह देंगे? उद्गम स्थल अगर पूछ ले तो कह देंगे मानसरोवर से। मानसरोवर, मानसरोवर झील से इस नदी का उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील से निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कितने देशों से होकर गुजरती है, तो क्या कह देंगे? भारत, नेपाल और तिब्बत। भारत, नेपाल और तिब्बत, इन तीन देशों से होकर गुजरती है। और सबसे अधिक लंबाई में कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में इसकी सबसे अधिक लेंथ है, तीन देशों से होकर गुजरती है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार कथन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा कथन इनमें सही है। तो पहला विकल्प क्या है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। क्या पूछ रहा है कि भारत का जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है वहां, उसमें अरब सागर स्थित है। तो देखते हैं, जो भारत का क्षेत्र है, इसमें जो ये उत्तर की तरफ का क्षेत्र है, ये दक्षिण की तरफ का क्षेत्र है, और ये पश्चिम की तरफ का क्षेत्र है, और ये पूर्व की तरफ का क्षेत्र है। अब इसमें ये कह रहा है कि भारत के दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? ये वाला एरिया हो जाएगा। क्या इसमें अरब सागर स्थित है? तो अरब सागर, आप जानते हैं कि अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अरब सागर। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। उत्तर पश्चिम माने ये वाला एरिया, यहाँ तो बंगाल की खाड़ी स्थित नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तो इधर स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि ये भी गलत हो जाएगा, भारत के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। उत्तर पूर्व माने ये वाला एरिया, तो यहाँ तो हिंद महासागर नहीं है, हिंद महासागर तो इधर स्थित है दक्षिण भारत में। हिंद महासागर, हिंद महासागर दक्षिण भारत की तरफ है, दक्षिण भारत, और जो श्रीलंका वाला एरिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि भारत के दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत स्थित है। दक्षिण पूर्व माने ये वाला, यहाँ तो हिमालय पर्वत स्थित नहीं है, हिमालय पर्वत तो इधर स्थित है उत्तर में भारत के, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार मैप की सहायता से आप सारे विकल्प चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। मडिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मडिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या महाराष्ट्र में स्थित है, क्या कर्नाटक में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है या केरल में स्थित है? तो क्या कह देंगे, कर्नाटक में स्थित है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, कर्नाटक ठीक हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है मडिकेरी पर्वतीय स्थल, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद कर्नाटक से संबंधित कुछ और फैक्ट याद रखते हैं कि कर्नाटक में कुद्रेमुख पर्वत चोटी स्थित है। बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछता है। बाबा बूदन की पहाड़ी भी कर्नाटक में ही स्थित है। इसके बाद एक और पूछता है पुष्पगिरी, पुष्पगिरी की पहाड़ी भी कहाँ स्थित है? क्या कह देंगे, पुष्पगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। पुष्पगिरी की पहाड़ी भी कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद केरल से संबंधित क्या बात याद रखनी है, जो भारत का दक्षिण भारत का जो एरिया है, यहाँ इस प्रकार ये केरल वाला क्षेत्र है और इधर तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। तो केरल वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत में, और इधर फिर ये क्या आ जाता है, ये श्रीलंका वाला क्षेत्र, श्रीलंका है। तो केरल और श्रीलंका के बीच में यहाँ कौन सा स्थल स्थित है? याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत और श्रीलंका के मध्य में जो केरल वाला क्षेत्र है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? सेबी, आरबीआई, आईएमएफ और नीति आयोग। तो क्या लगा देंगे, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है। आरबीआई के बारे में क्या चीज याद रखनी है कि आरबीआई की स्थापना भारत में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? अगर क्वेश्चन पूछ ले, पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा है एक पेपर में कि आरबीआई की स्थापना भारत में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो क्या कह देंगे, आरबीआई की स्थापना भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। आरबीआई की स्थापना भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। इसके बाद है सेबी। सेबी से संबंधित क्या बात याद रखनी है कि सेबी शेयर बाजार, जो शेयर बाजार होता है को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जो निवेशक हैं, जो शेयर मार्केट के जो शेयर निवेशक होते हैं, शेयर मार्केट में जो निवेशक होते हैं, उनको क्या देता है, उनके अधिकारों की गारंटी देता है, यानी कि उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। कौन, सेबी। इसके बाद है आईएमएफ। आईएमएफ से क्या याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय, फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। जो आईएमएफ के सदस्य देश होते हैं, जो सदस्य देश होते हैं, क्योंकि आईएमएफ का कार्य क्या है, जो आईएमएफ के सदस्य देश होते हैं उनको क्या करता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। उनको वित्तीय सहायता यानी आर्थिक मदद करता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके बाद नीति आयोग से कई बार पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग का जो पूर्व नाम था वो क्या था, तो नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था, योजना आयोग। क्या था, योजना आयोग। अब क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग की स्थापना किसने करी, तो क्या कह देंगे, पंडित नेहरू के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। और योजना आयोग का जो नाम बदल कर नीति आयोग किया, ये किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग।
तो क्या कह देंगे, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक, याद रखेंगे सभी जानकारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इस गतिरोध को किस नाम से जानते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इस गतिरोध को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन दे रखा है, द्रव घर्षण या खींचना या सर्पी घर्षण या लुढ़कन घर्षण। तो क्या कह देंगे, लुढ़कन घर्षण के नाम से जानते हैं। क्या कह देंगे, लुढ़कन घर्षण के नाम से जानते हैं। अब घर्षण जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन अगर पूछ ले तो घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, नंबर 2 गतिज घर्षण, गति के कारण जो उत्पन्न होता है, और नंबर 3 लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण कहाँ उत्पन्न होता है, जैसे मान के चलो कोई वस्तु है, कोई बड़ी सी कोई वस्तु है और ये किसी स्थान पर रखी हुई है, तो इस समय अगर इसमें मान लो 3 व्यक्ति इसे आगे की तरफ खिसकाने के लिए बल लगा रहे हैं और ये खिसक, उस समय ये खिसक नहीं रही, अपनी स्थिति पे बनी हुई है, तो ये, और उसके बाद जब चौथा व्यक्ति भी आके इनकी सहायता करता है और बल लगाता है तो ये थोड़ा आगे की तरफ खिसक जाती है। तो ये जो 3 व्यक्ति जब बल लगा रहे थे और ये उसके बाद जब 4th व्यक्ति ने आकर बल लगाया, ये आगे की तरफ खिसी, तो ये क्या कहलाता है, स्थैतिक सीमांत घर्षण कहलाता है। तो इस प्रकार का जो ये घर्षण है ये क्या है, स्थैतिक घर्षण है। और जब कोई वस्तु गति करती है तो गति की अवस्था में होती है, तो वो कौन सा होता है, गति की अवस्था में वो गतिज घर्षण होता है। गति की अवस्था में वो गतिज घर्षण होता है। अलोटनिक घर्षण, जब एक कोई वस्तु एक किसी वस्तु की सतह पर कोई दूसरी वस्तु गति करती है और उस समय जो घर्षण होता है वो लोटनिक घर्षण होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें सबसे अधिक घर्षण कौन सा होता है, तो स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है, गतिज घर्षण उससे कम होता है और सबसे कम लोटनिक घर्षण होता है। तो इस प्रकार से इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो पहले समझेंगे नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं। नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त होते हैं वो नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे, जो प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होती है। जैसे इसमें दे रखा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा ये तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, गैर नवीकरणीय के लिए जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा ये नवीकरणीय स्रोत हैं और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय स्रोत है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, एक तो कोयला आ जाएगा, उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ आ जाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थ आ जाएंगे, और परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आ जाएगी। ये सभी किस में आ जाएंगे, गैर नवीकरणीय स्रोत में आ जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। जो लैक्टोमीटर है इसकी कार्य प्रणाली, जो 4 सिद्धांत दिए गए इनमें से किस पर आधारित है। क्या मेंडल के, ये मेंडल है, मेंडल, मेंडल के सिद्धांत पर आधारित है, या बायल के नियम पर आधारित है। यह है बायल, बायल के नियम पर आधारित है, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, या न्यूटन के नियम पर आधारित है। तो क्या कह देंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जो लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगर मेंडल का सिद्धांत पूछता है, कई बार पेपर में पूछा गया है मेंडल का सिद्धांत, तो आनुवांशिक, आनुवांशिक
सिद्धांत दिया है। मेंडल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया है। आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया है। प्रयोग किस पे करा था इन्होंने? मटर के पौधे पर। इस आनुवांशिकता का प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था, याद रखेंगे। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। अगर बायल का सिद्धांत पूछता है तो बायल के सिद्धांत से संबंधित क्या बात याद रखनी है कि बायल का जो सिद्धांत है वो क्या होता है? दाब और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध को सिद्ध करता है बायल का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है कि यदि आयतन बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। यदि आयतन बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। अगर न्यूटन के नियम की बात करें तो न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए हैं। न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए हैं। पहला नियम क्या दिया? न्यूटन का जो गति का पहला नियम है उसे हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। जड़त्व का नियम दिया। उसके बाद दूसरा नियम क्या दिया? संवेग संरक्षण का नियम दिया। तीनों नियम न्यूटन के बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ नियम क्या दिया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया। जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन ने दिया। जड़त्व के नियम में क्या बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। और संवेग संरक्षण में क्या बताया कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है और उसकी गति को रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है तो जितना बल लगाया जा रहा है उसके अनुक्रमानुपाती उसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कम हो जाएगी। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या दिया कि यदि किसी वस्तु पे किसी दिशा में कोई बल लगाया जाता है तो उतना ही बल उससे विपरीत दिशा में वो उस वस्तु के द्वारा लगाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था, याद रखेंगे। रेलवे में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? मोती का प्राथमिक संघटक पूछ रहा है तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट या कैल्शियम परऑक्साइड। तो क्या कह देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का जो संघटक है वो कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर सूत्र पूछ ले, कई बार सूत्र पूछ लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो क्या कह देंगे? CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। अगर कैल्शियम सल्फेट का सूत्र पूछ ले तो क्या कह देंगे? CaSO4। CaSO4। अगर पोटेशियम सल्फेट का सूत्र पूछता है तो क्या कह देंगे? K2SO4। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। और कैल्शियम परऑक्साइड पूछ ले तो क्या कह देंगे? CaO2। CaO2 कह देंगे, पोटेशियम कैल्शियम परऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित एक बात और याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट अंडे के छिलके में भी पाया जाता है। अंडे के छिलके में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। CaCO3 पाया जाता है। जो अंडा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसका जो अंदर का रेड वाला पार्ट होता है, जो अंडे का रेड वाला पार्ट होता है, इसमें क्या होता है? रेड पार्ट में जो लाल रंग का भाग होता है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें वसा पाई जाती है। क्या पाया जाता है? वसा पाई जाती है। और जो बाह्य भाग है, जो सफ़ेद कलर का भाग है, सफ़ेद भाग में क्या पाया जाता है? जो सफ़ेद भाग है उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें होती है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और जो छिलका होता है, छिलके में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो पानी की बोतलें होती हैं उन्हें अंदर से साफ किया जा सकता है अंडे के छिलके के द्वारा, क्योंकि उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड किस देश में आयोजित किया गया? हाल ही में जो गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड आयोजित किया गया है तो पूछ रहा है कि किस देश में आयोजित किया गया? तो क्या कह देंगे? जर्मनी में आयोजित किया गया। करंट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जर्मनी में आयोजित किया गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ये अवार्ड किस देश के द्वारा जीता गया, तो किस देश के द्वारा जीता गया तो क्या कह देंगे? भारत के द्वारा जीता गया। भारत के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। और कहाँ आयोजित हुए? जर्मनी में आयोजित हुए। करंट का बढ़िया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस और पैट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? जो नई खेल नीति 2023 है
किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा इस खेल नीति को मंजूरी दी गई है? तो क्या कह देंगे, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और दूसरा है जो रोड टैक्स है, रोड टैक्स क्या करे गए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा माफ कर दिए गए हैं। तो ये बात भी याद रखेंगे। एक बात और क्या याद रखेंगे कि तीसरे जो थर्ड खेलो इंडिया गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम, ये भी उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए। अगर पांचवे की बात करें तो फिफ्थ जो खेलो इंडिया गेम है किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्या कह देंगे, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो कहाँ स्थित है? तो क्या कह देंगे, चार ऑप्शन दिए गए, एक नई दिल्ली, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो क्या कह देंगे, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में कहाँ स्थित है? इंडिया गेट के परिसर में। कहाँ स्थित है? इंडिया गेट के परिसर में, इंडिया गेट के परिसर में स्थित है। लद्दाख से संबंधित क्या बात याद रखनी है कि लद्दाख स्थायी रूप से संघ शासित राज्य घोषित हो चुका है। क्योंकि जम्मू कश्मीर था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को दो राज्य लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया है। लद्दाख स्थायी रूप से संघ शासित राज्य है और जम्मू कश्मीर को आने वाले समय में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या कह देंगे, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 अप्रैल का क्या याद रखेंगे कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून कई बार पेपर में पूछा गया, क्या कह देंगे, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया कि पहली बार पेरिस में 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई है? यानी कि 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं उनमें पहली बार पेरिस में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई है? तो क्या कह देंगे, ब्रेक डांस जो खेल है इसको पहली बार पेरिस में खेलने की मंजूरी दी गई है ग्रीष्मकालीन 2024 में जो ओलंपिक खेल हैं उनमें। ये ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉकी से संबंधित जो बात है क्या याद रखें कि हॉकी भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। याद रखना, पेपर में पूछ लेता है कभी कभी, राष्ट्रीय खेल है। भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें वैदिक काल के देवताओं का समूह है। 4 विकल्प में अलग अलग देवताओं के समूह दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि जो वैदिक काल के देवता थे उस समूह को चुनो जिस समूह में सारे देवता वैदिक काल के हैं। वैदिक काल माने आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जो इतिहास में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल वाला जो टाइम पीरियड है, तो उसमें जो ऋग्वैदिक काल वाला टाइम पीरियड है उसमें जिस देवताओं को मान्यता दी जा रही थी उनका समूह पूछ रहा है। तो क्या कह देंगे, आपने इतिहास में पढ़ा है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, इनको वैदिक काल के देवता के रूप में माना जाता था। वैदिक काल में इन्हीं को देवता के रूप में माना जाता था। अब इंद्र से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्राचीन काल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंद्र को एक किस नाम से जानते हैं? इंद्र को पुरंदर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुरंदर के नाम से भी जानते हैं।
पुरंदर का मतलब क्या है? पुरंदर का मतलब है किले का, किले का नाश करने वाला। किले का नाश करने वाला, याद रहेगा। इंद्र ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम था, यानी कि सर्वोच्च देवता के रूप में थे, सर्वोच्च देवता के रूप में थे। और अग्नि का द्वितीय स्थान था, अग्नि का दूसरा स्थान था। प्रथम स्थान पे इंद्र थे ऋग्वैदिक काल में, और अग्नि जो देवता हैं ये दूसरे स्थान पे थे। चलिए, इस प्रकार आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है जीके जीएस का। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के साथ साथ करंट के भी क्वेश्चन थे और कुछ साइंस के भी क्वेश्चन थे। और इसी प्रकार अगले जो हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें हम करंट के क्वेश्चन के साथ साथ जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ साथ एसएसटी, साइंस, करंट और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मेंशन करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हम स्पेशल रूप से ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं ताकि सभी छात्र छात्राओं का अधिक से अधिक सभी छात्र छात्राएं इसका लाभ ले सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी छात्र छात्राओं को हमारे फोकस इंस्टीट्यूट की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं, और सभी अच्छे से रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे और अपने घर में खुशियों का माहौल बनाकर रखेंगे और भाईचारा बढ़ाएंगे और प्रेम भाव से सभी रहेंगे। और साथ के साथ सारा समय वेस्ट नहीं करना है, कुछ समय निकाल कर पढ़ाई भी निरंतर करते रहना है और कोशिश करनी है कि इस बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होकर और अगली रक्षाबंधन पर एक बहुत धूमधाम से आप उस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।